नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की कहानी के लिए काफ़ी सिफारिशें आई थी मेरे पास और काफ़ी मैसेजेस आए थे कि क्राइम की दुनिया का ये जो बादशाह था, इसकी कहानी लेके आई है। तो आज की जो कहानी है वो इसी पे आधारित है। जब इस कहानी की तह तक मैं पहुंचा, काफ़ी गहराई तक मैं पहुंचा, इस शख्स को मैंने जब अध्ययन किया काफ़ी, तो कुछ चीज़ें, कुछ अनोखी चीज़ें मेरे सामने आई। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर डॉन कौन है? तो जो आज तक का सबसे अमीर डॉन हुआ है वो यही शख्स है। एक फोर्ब्स मैगजीन है जो अमेरिका की, यूएस की मैगजीन है, और वो पूरे दुनिया के जो जो अमीर जो लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। 1989 में इस डॉन का नाम उस मैगजीन में छपा था, फोर्ब्स मैगजीन। उस समय जो इसका रैंक था वो था 7वां दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो फोर्ब्स मैगजीन ने छापा था। उस वक्त 1989 में जो इसकी प्रॉपर्टी थी, उसका जो अनुमान लगाया गया वो 16 खरब रुपए थे, इंडियन रुपीस में। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर, उसे कोकीन किंग भी कहा जाता था, और वो अपनी जो ब्रांडिंग करता था, जो खेप वो भिजवाता था, उसमें अपनी फोटो लगाता था एज ए ब्रांड एम्बेसडर। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया में 80% जो देशों में जो ड्रग सप्लाई होता था वो यही करता था। वो एक दिन में 15-15 टन कोकीन सप्लाई करता था, और दिन ऐसा भी आया कि उसकी जो एक दिन की काली कमाई थी वो 400 करोड़ रुपए थी। अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो 400 करोड़ रुपए एक दिन में, मतलब 24 घंटे में 400 करोड़। चूंकि ये 2 नंबर का पैसा था, कोकीन से कमाया हुआ था, ड्रग्स से कमाया हुआ था, इसलिए वो ये पैसा बैंक में तो रख नहीं सकता। तो वो कई गोदाम उसने बना रखे थे बड़े बड़े। कभी कभी तो वो गोदाम कम पड़ जाते थे तो जमीनों में गाड़ देता था, पानी की टैंक्स में पैसा डाल देता था, कई बार दीवारों के अंदर सीमेंट से उसको पैसों को चिनवा देता था। और ये भी कहा जाता है कि जितनी उसकी साल भर की कमाई थी उसमें से 10% लगभग चूहे कुतर जाते थे उसके नोटों को, और ये जो चूहे उसके नोटों को कुतरते थे उनकी लागत करोड़ों में होती थी। और चूहों के अलावा पानी से भी नोट खराब हो जाते थे, जमीन में पड़े पड़े खराब हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि उसने कहाँ कहाँ ये दबाए हैं उसको खुद मालूम नहीं चलता था। यही कारण है कि उसके मरने के बाद में आज तक भी कई लोग आते हैं जहाँ पे वो रहा करता था, और दीवारों की खुदाई करके वो कोशिश करते हैं कि कहीं से उनको पैसा मिल जाए। और ये भी कहा जाता है कि जो हम नोटों की गड्डी में रबड़ बैंड लगाते हैं वो सालाना $1000 सिर्फ उस रबड़ बैंड में खर्च होता था। $1000 को अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें आज की डेट में तो करीब करीब वो 80,000 90,000 रुपए होंगे। ये वो शख्स था कि एक बार ये लोग पूरे परिवार के साथ, पाब्लो एस्कोबार अपने परिवार के साथ कहीं घूमने निकला किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे ठंड बहुत थी, तो इसकी एक छोटी बच्ची थी। तो वहाँ पे आसपास कोई लकड़ी जलाने को नहीं थी, या फिर अगर लकड़ियाँ थी तो वो गीली थी। तो इसने उस दिन अपनी बेटी को सिर्फ आग तापने के लिए 13 करोड़ रुपए जला डाले कि जिससे वो आग निकले और उसकी बेटी सुरक्षित रहे। ये वो शख्स था जिसके ऊपर 6000 लोगों को मारने का इल्जाम था। ये वो शख्स की कहानी है जिसका एक फंडा था कि या तो रिश्वत लो और या फिर मार दिए जाओगे। तो जिसको वो खरीदता था उसको मुंह मांगी दौलत वो देता था, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो फिर उसको
जान से मार देता था। उसकी लिस्ट में कई लोग ऐसे भी हैं जिसको उसने मारा है। वो कई पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं और तो और जज भी हैं। ये वो शख्स है जो इलेक्शन के दौरान जो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार था उसको भी जान से मारने का इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा। ये वो शख्स है जिसने अपनी ताकत से उस देश का संविधान तक बदलवा दिया, क्योंकि उस संविधान में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई मुजरिम है, जैसे किसी दूसरी कंट्री का मुजरिम है, वो जो कंट्री है अगर इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है तो वो कंट्री इसको गिरफ्तार कर सकती है और अपने देश में ले जाके उसके ऊपर ट्रायल चला सकती है। इसने संविधान में वो चेंज करा दिया कि जैसे अमेरिका था उसको हमेशा डर बना रहता था, तो इसने संविधान में ये चेंज करा दिया कि कोई भी दूसरा देश उसकी कंट्री से किसी भी अभियुक्त को, मुलजिम को अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकता। ये वो शख्स था जिसने सरकार के दबाव में आके, जैसे सरकार ने इसको बोला कि भाई बहुत प्रेशर आ रहा है और तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा, तो इसने ये शर्त रखी कि जेल मैं बनवाऊंगा, मैं उसी में रहूंगा। तो अपनी शर्तों पे इसने जेल बनाई और दुनिया की कोई भी शानो शौकत का इंतजाम उस जेल में था। उस जेल में एक जू भी था जिसमें दुनिया भर से लाए हुए जानवर थे, एयरक्राफ्ट्स थे, पानी के जहाज थे, तालाब थे। तो वो नाम की जेल थी और 1000 एकड़ में फैली हुई इसने जेल बनाई थी और अपनी शर्तों पे वो रहा। और ये वो शख्स था जिसके पास अनगिनत एयरक्राफ्ट्स थे, जिससे ये जो उसके टायर एयरक्राफ्ट के टायरों में भर के और ये अपना ड्रग सप्लाई करता था अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में। और तो और इसके पास पनडुब्बियां भी थी, 2 पनडुब्बी थी इसके पास, जिसमें ये पनडुब्बी के सहारे, जिससे किसी को पता ना लगे, और इसने पनडुब्बी खरीदी और उससे कोकीन की सप्लाई करता था। और ये वो शख्स था जिसने एक बार सरकार को ऑफर दिया कि आपके ऊपर जो भी 5 खरब रुपए का जो भी बकाया है, जो भी कर्जा है अमेरिका का, वो मैं उतारने के लिए तैयार हूँ, मैं सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। लेकिन सरकार को ये डर था कि ये कहीं सरकार गिरा के और खुद प्रेसिडेंट ना बन जाए। इस शख्स का नाम था पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया में एक शहर है रियो वाग्रो। यहाँ 1949 में पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। परिवार काफ़ी गरीब, पिता उसके काफ़ी गरीब, पूरा परिवार जो है स्ट्रगल करता था कि शाम को खाना क्या बनेगा। ये लोग 3 भाई थे। घर में बिजली नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, गरीबी में इनके दिन कट रहे थे। और तो और इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था क्योंकि इसके पास जूते नहीं थे। ये चूँकि पढ़ाई में अच्छा था, तेज था, तो कॉलेज तक पहुंचा। कॉलेज में पहुंचने के बाद इसको और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो ऐसे कि इसके पास कॉलेज की फीस देने को पैसे नहीं थे, तो कॉलेज ने भी इसको निकाला। अब यहीं से इसने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। लगभग 17-18 साल की एज में इसने क्राइम, छोटे मोटे क्राइम से चालू किया। जैसे जो कब्रिस्तान में जो खूबसूरत जो पत्थर लगाए जाते हैं, महंगे महंगे पत्थर लगाए जाते हैं कब्र के ऊपर, ये वो उन पत्थरों को निकाल लेता था और किसी को ये बेच देता था। और इसी तरीके से चलता रहा। कभी ये छीना झपटी कर लेता था, जैसे कोई बैंक से बाहर पैसे निकाल के ला रहा है, ये वो भी छीन लेता था। अब ये कोलंबिया का ही एक शहर है मेडलिन। अब ये वहाँ आ जाता है। वहाँ पे भी इसका छोटा मोटा काम जो है यही चालू रहता है और यही सब धंधे, क्राइम की दुनिया। इसी दौरान इसने एक अमीर शख्स का किडनैप कर लिया और फिरौती में उसने 90 लाख रुपए, इंडियन रुपीस में फिरौती में 90 लाख रुपए लेके उसको छोड़ा। और ये बात है उस समय 1970s की, 1970 की।
उस समय ये रकम कितनी बड़ी थी आप सोच सकते हो। अब धीरे धीरे इसकी उम्र जो है 20-22 साल की हो गई और अपना ये जुर्म करता रहा और छीना झपटी और ये सारी चीजें, किडनैपिंग और ये सब करता रहा वो। इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में ये आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन ऐसे करते करते वो ड्रग माफियाओं के संपर्क में आया और इसने ये देखा कि ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है और मुझे भी ये करना चाहिए। तो इसने 2-3 बड़े जो माफिया हैं वहाँ के कोलंबिया के, जिसमें से एक काफ़ी खूंखार भी था, उससे इसने संपर्क किया और उससे कुछ माल लेने के लिए डील हो रही थी। करीब 4 किलो ड्रग्स था, तो ये उससे डील कर रहा था, लेकिन किसी बात पे इसकी झड़प हो जाती है और ये डरता नहीं है और उसको जान से मार देता है। और जान से मारने के बाद वहाँ से वो भाग जाता है, वो 4 किलो ड्रग्स लेके। यहाँ से उसका नया सफ़र चालू होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कत्ल नहीं किया था। ये उसका पहला जुर्म था, कत्ल का। अब इस बीच जो ड्रग माफिया हैं उनके बीच में ये बात फैली कि कोई नया लड़का आया है और इसने किसी जो खूंखार है उसका भी काफ़ी बड़ा नाम था, उसको उसने मार दिया। तो थोड़ी सी दहशत उसके बारे में फैल गई थी। अब धीरे धीरे वो ड्रग्स का जो ये व्यापार करने लगा, तो धीरे धीरे उसको इसमें मार्जिन अच्छा लगा और सारे काम धंधे छोड़ के ये पूरा फोकस कर दिया इसने ड्रग्स पर। अब धीरे धीरे ये ड्रग्स को सप्लाई करने लगा अमेरिका, और उस समय अमेरिका में जो ड्रग्स पाई जाती थी उसमें से 80-90% ड्रग्स पाब्लो की होती थी, क्योंकि ये तरह तरह के हथकंडे अपना के और किसी भी तरीके से अमेरिका ड्रग्स को सप्लाई कर देता था। और चूंकि वहाँ पे ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा थी, धीरे धीरे इसका काम इतना बढ़ने लग गया कि रोज़ डेली 70 से 80 टन सिर्फ अमेरिका में ये कोकीन भेजने लगा। अब धीरे धीरे करते करते इसने कई पानी के जहाज खरीद लिए, फिर इसने कई एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए, और जितनी भी जो दूसरी जहाज़ें जाती थी अमेरिका, उनको डरा के, धमका के, रिश्वत से, कैसे भी करके जो कैप्टन होते थे उनसे मिल के ये ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। और इसी बीच इसने 2 पनडुब्बियां भी खरीद ली। अब इस बीच कोलंबिया में गृह युद्ध चालू हो गया, और गृह युद्ध होने के बाद काफ़ी लोग मारे जाने लगे, लेकिन पाब्लो का जो व्यापार है वो इसी तरीके से चलता रहा। इस बीच उसने कितने ही अनगिनत पुलिस वालों को मारा, जजों को मारा, कई लोगों को खरीदा, कई नेताओं को मारा, प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार था उसको मारा। तो पूरे देश में इसकी जो दहशत थी वो काफ़ी थी, और पूरी दुनिया में जो इसका नाम था, चूँकि ये अपना ही ब्रांड चलाता था। अब चूँकि अमेरिका में जो टेंशन थी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका जो ड्रग्स का माल जाता था, तो इस वजह से अमेरिकन जो सरकार है इसको ढूंढ रही थी, और चूँकि इसने संविधान में चेंज करा ही दिया था, तो अमेरिका इसको डायरेक्ट इस पे हाथ नहीं डाल सकती थी। तो अमेरिका ने कोलंबिया पे दबाव बनाया, और कई तरह के प्रेशर बनाने के बाद सरकार ने और अमेरिकन सरकार ने ये तय किया कि अब पाब्लो को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें डर था, चूँकि कोलंबिया सरकार को भी डर था कि कहीं ये, क्योंकि इसकी दहशत फैलती जा रही है और इसकी जो ताकत है इतनी बढ़ती जा रही है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ये कहीं सरकार को ना गिरा दे और वहाँ की सरकार पे कब्जा कर ले। और जिस दिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोलंबिया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए ये तय हुआ कि इसको एलिमिनेट, इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। 1992 आ गया और एक पुलिस की टीम बनाई गई, और पुलिस की टीम में टॉप क्लास के जो उस समय के कोलंबिया सरकार के जो पुलिस वाले थे, ऑफिसर थे, वो उसमें शामिल हुए और इसको ढूंढने लगे। 1 साल तक पुलिस उसको ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर अमेरिका ने मदद की। एक टेक्नोलॉजी का नाम है रेडियो ट्रायंगुलेशन। तो इस रेडियो ट्रायंगुलेशन की मदद से अमेरिका ने पता लगा लिया कि पाब्लो इस समय कहाँ छुपा बैठा है, और अमेरिका ने
कोलंबिया सरकार को इसकी सूचना दे दी और सूचना मिलते ही जिस जगह पे वो था उसको चारों तरफ से घेरा गया। उस समय पाब्लो के साथ में काफी उसके जो साथी थे वो भी थे। मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ और पाब्लो के सिर में गोली लगी और वो वहीं मर गया। कहा यह भी जाता है कि पाब्लो ने खुद को गोली मारी थी, पुलिस की गोली से वो नहीं मरा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसने कई जगह पे ये बोला था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि पुलिस मुझे पकड़ने वाली है मैं खुद को गोली मारूं। और कहा यह भी जाता है कि जो उसने जगह जगह मिट्टी खोद के या पैसे अपने छुपाए थे, उसके मरने के बाद भी उसका जो परिवार है पूरी शानो शौकत से रहा जब तक जिंदा रहा और आज भी रह रहे हैं, क्योंकि वो बैंक में कोई भी पैसा नहीं था और सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो पैसे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरीके से एक पाब्लो जो दुनिया का सबसे अमीर डॉन बना, 7वें नंबर का अमीरों की लिस्ट में फोर्ब्स ने उसका नाम डाला और उसका अंत ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी आप पाब्लो एस्कोबार। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।